और साथियों, आज हम अपनी यूपी टेट की सीरीज में लेकर आए हैं साइंस के क्वेश्चंस जो भौतिक विज्ञान शाखा से आएंगे, उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट और अब तक के आए हुए सारे ही टॉपिक को मैंने इसमें कवर किया है और क्वेश्चन भी सब कवर कर लिए हैं जो अब तक की टेट परीक्षा में आए हुए हैं। तो इसलिए बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरी देखिएगा और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है आपकी आने वाली टेट परीक्षा के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हुए कण का साम्य स्थिति पर वेग होता है। हमारे ऑप्शन है शून्य, न्यूनतम, अधिकतम या फिर अनंत। तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधिकतम। सरल आवर्त गति करते हुए कण का साम्य स्थिति पर जो वेग होता है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि साम्य स्थिति पर उसकी समस्त स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की इधर उधर या आगे पीछे गति को क्या कहते हैं? आक्षेप, आवेग, स्विंग या फिर कंपन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंपन। कोई वस्तु जब इधर उधर या आगे पीछे गति करती है तो उस गति को हम कंपन कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा है। हमारे ऑप्शन है 1/2 mv², 1/2 mv, 1/2 kx या फिर 1/2 kx²। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1/2 k²। स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार जो स्थितिज ऊर्जा है उसका फार्मूला होता है 1/2 kx², जहाँ पर k स्प्रिंग नियतांक है और x विस्थापन है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साधारण लोलक की समय सीमा निर्भर करती है लोलक की लंबाई पर, द्रव्यमान पर, तंतु के तनाव पर या फिर सामग्री के घनत्व पर। तो साधारण लोलक के आवर्तकाल का फार्मूला होता है T = 2π√L/g। तो स्पष्ट हो रहा है कि ये केवल लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है, इसलिए हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, लोलक की लंबाई पर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति इकाई समय में दोलनों की संख्या है। आवर्तकाल, आयाम, तरंगदैर्ध्य या फिर आवृत्ति। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति। एकांक समय में जो दोलनों की संख्या है उसी को हम आवृत्ति कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती? आवाज़ नहीं आती, पानी नहीं है, वायुमंडल नहीं है या फिर लोग बह रहे हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर हमें आवाज़ इसलिए नहीं आती क्योंकि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की ज़रूरत पड़ती है जो कि वहाँ पर नहीं है, इसलिए हमें वहाँ आवाज़ नहीं आती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल है 332 मीटर प्रति सेकेंड, 331 मीटर प्रति सेकेंड, 331 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 331 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायु में ध्वनि की चाल है 332 मीटर प्रति सेकेंड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के चमकने का कारण है। हमारे ऑप्शन है प्रकीर्णन, परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन या फिर विवर्तन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन कारण होता है तारों के चमकने का। जब तारों का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा की अलग अलग परतों के घनत्व और तापमान में लगातार बदलाव के कारण प्रकाश की किरणें मुड़ती रहती हैं और इसी वजह से तारे की वास्तविक स्थिति और चमक बदलती हुई प्रतीत होती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखता है? हमारे ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकीर्णन। बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो ये होता है नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जो हवा के अंदर धूल के और अन्य सूक्ष्म कण होते हैं वो नीले रंग के प्रकाश को अन्य की तुलना में अधिक दृढ़ता से प्रकीर्णित यानी कि स्कैटर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य कम होती है और इसीलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निकट दृष्टि दोष का निवारण है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार या फिर बाईफोकल लेंस। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस
निवारण होता है निकट दृष्टि दोष का। निकट दृष्टि दोष हम उसे कहते हैं जब हमें पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो उस दोष को ठीक करने के लिए हमारे चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है, डाइवर्ज करता है और उसको प्रतिबिंब को सही ढंग से रेटिना पर बनाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओम का नियम है B = IR², I = V/R, R = I/B या V = R/I। तो देखिए ओम के नियम से भी क्वेश्चन हर बार लगभग यूपी टेट में आता है। तो ओम का नियम हमारा होता है कि B और I का जो अनुपात है वो एक नियतांक प्रतिरोध के बराबर होता है। R = V/I ये ओम का नियम की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके बाद इसमें जो भी हमारी फिट बैठ रही है तो हम देख लेंगे। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर हमारा देखिए यहाँ पे कौन सा फिट बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर B। ये देखिए I = तो यहाँ से अगर हम I निकालेंगे तो I = V/R। R I की जगह चला जाएगा और I R की जगह चला जाएगा। तो मेन फॉर्म हम B/I = R रखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि कौन सी इसमें फिट बैठ रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर क्रम में प्रतिरोधों का सूत्र है। R = R1 + R2 + R3, 1/R = R1 + 1/R2 + 1/R3 या फिर R = R1 × R2 × R3 या फिर R = R1 + R2/R3। देखिए हमारा आंसर है समांतर क्रम में प्रतिरोधों का जो सूत्र होता है वो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर B। यानी कि अगर तुल्य प्रतिरोध R है तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये याद रखिएगा। और ये समांतर क्रम में प्रतिरोधों का सूत्र है। अगर श्रेणी क्रम में होता तो हमारा आंसर होता ऑप्शन नंबर A, यानी कि R = R1 + R2 + R3। यानी कि श्रेणी क्रम में अगर जुड़े हुए हैं तो प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाता है और समांतर क्रम में है तो वो कम से भी कम हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, कभी नहीं काटती हैं, केवल ध्रुवों पर काटती हैं या फिर समानांतर होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर B। क्यों? क्योंकि अगर वो काटती, देखिए चुंबकीय रेखा के किसी भी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। तो अगर वो काटेंगी तो उस पर दो दिशाएं चुंबकीय क्षेत्र की हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। अतः कहीं भी चुंबकीय रेखाएं परस्पर कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाभिकीय संलयन का उदाहरण है परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, एक्सरे या फिर टीवी रिमोट। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर B, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स किरणों के आविष्कारक हैं रोन्टगन, थॉमसन, रदरफोर्ड या फिर चैडविक। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर A, रोन्टगन। एक्स किरणों के आविष्कारक हैं रोन्टगन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब का सूत्र है P = FA, P = A/F, P = F/A या फिर P = M/B। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर C, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगे हुए बल को ही दाब कहते हैं। ये इसकी परिभाषा भी हो जाती है और यहाँ से इसका सूत्र बैठता है यूनिट, यानी कि इसका मात्रक बैठता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण है। हमारे ऑप्शन है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर C, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है 90 डिग्री का। नमन कोण वो वाला कोण जो पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज रेखा से बनाता है, उसे हम नमन कोण कहते हैं। और इस नमन कोण का मान ध्रुवों पर चुंबकीय सुई पूरी तरह से लंबवत होती है, तो इसलिए क्षैतिज से उसका कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और भूमध्य रेखा पर नमन कोण 0 डिग्री होता है। दोनों ही चीज़ें एकदम याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है आवेश संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर A, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ के नियम हमने 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, लेकिन जो लोग टीचर हैं और काफ़ी टाइम से वो नहीं पढ़ा रहे हैं तो भूल चुके होंगे, इसलिए ये मेरी वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको याद दिलाने में। तो किरचॉफ के नियम याद करिएगा क्या थे कि अगर एक संधि पर कई सारी धाराएं मिल रही हों
इस तरह से एक ही बिंदु पर कई सारी धाराएं मिल रही हैं, I1, I2, I3, I4। तो किरचॉफ का नियम था कि इन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है? चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा या फिर चालक की गति। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? WC रॉन्टजन, केल्विन, न्यूटन या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है। ये स्पेस और टाइम सापेक्ष है, यानी कि जितनी भी हमारी गतियां हैं वो किसी न किसी संदर्भ में होती हैं, किसी फ्रेम के सापेक्ष ही होती हैं। ये बताता है कि स्पेस और टाइम निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ये ऑब्जर्वर की गति पर निर्भर करते हैं। विशेष सापेक्षता सिद्धांत था कि यदि आप प्रकाश की गति से यात्रा करने वाले किसी अंतरिक्ष यान में बैठे हैं तो आपके लिए जो समय है वो पृथ्वी पर मौजूद लोगों की तुलना में बहुत धीमा हो जाएगा। यानी कि जो भी ये स्पेस टाइम है वो हमारा डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगों में कण कंपन करते हैं, लंबवत, समानांतर, माध्यम की आवश्यकता नहीं या फिर अनुदैर्ध्य। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लंबवत। अनुप्रस्थ तरंगों में जो कण होते हैं वो तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। और तो ये यांत्रिक तरंगें जिनके लिए माध्यम की जरूरत होती है वो दो तरह की होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो अनुप्रस्थ तरंगों में जो कण हैं वो तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, और जो अनुदैर्ध्य तरंगें हैं उनमें तरंग की दिशा में ही कंपन करते हैं, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्वनि तरंगों के लिए सही कथन है, वे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं, निर्वात में चल सकती हैं, वे प्रकाश की गति से चलती हैं। तो हमारा आंसर है ध्वनि तरंगे जो हैं वो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया अनुदैर्ध्य तरंगे वो होती हैं जिनमें जो तरंग की गति और कण की जो दिशा है वो क्या होगी, एक ही होती है। जहाँ पर कण जो चलते हैं वो तरंग की दिशा में ही चलते हैं वो क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, और माध्यम की जरूरत पड़ती है तो यांत्रिक होती हैं। तो हमारी जो ध्वनि तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, प्रकाश, रेडियो, ध्वनि या फिर सूक्ष्म। तो देखिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है जिसके लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य और आवर्त काल का अनुपात है, आयाम, कला, आवृत्ति या फिर तरंग वेग। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तरंग वेग। किसी तरंग के तरंग दैर्ध्य और आवर्त काल का जो अनुपात है वो उस तरंग का वेग कहलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनिक गति का अर्थ है। हमारे ऑप्शन है ध्वनि से कम, ध्वनि से अधिक गति, प्रकाश की गति या फिर स्थिर गति। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पराध्वनिक गति मतलब ध्वनि से अधिक गति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से अधिक, 20 से 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 हर्ट्ज से कम। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोनार का उपयोग होता है दूरी मापने में, जल के नीचे वस्तुओं का पता लगाने में, प्रकाश की गति मापने में या फिर वोल्टेज मापने में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोनार का उपयोग जल के नीचे वस्तुओं का पता लगाने में होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समतल दर्पण का प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा और पार्श्व उल्टा, बिंदुवत या फिर बड़ा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी सीधा और पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा यानी कि लिटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है
कि जो भी वस्तु है उसका दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण सूत्र है 1/b + 1/u = 1/f, 1/v - 1/u = 1/f, v + u = f या 1/f = u + v। तो देखिए दर्पण का जो सूत्र होता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1/f = 1/b + 1/u, जहाँ f दर्पण की फोकस दूरी, u वस्तु की दूरी होती है और b हमारे प्रतिबिंब की दूरी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवर्तनांक का सूत्र है। हमारे ऑप्शन है sin i/sin r, sin r/sin i/r या फिर i/r। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए sin i/sin r। इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। कोई भी दो माध्यम है तो उस माध्यमों के आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात है, आपतन कोण यानी कि I, अपवर्तन कोण यानी कि R, तो sin i/sin r यानी कि इन sin i और sin r का जो अनुपात है उसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का नीला रंग किस घटना का परिणाम है? प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन या फिर ध्रुवीकरण। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रकीर्णन। बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, बहुत सारे एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है कि आकाश का नीला रंग किस घटना का परिणाम है, तो याद रखेंगे कि प्रकीर्णन का परिणाम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साबुन की फिल्म का रंगीन दिखना कारण है विवर्तन, ध्रुवीकरण, व्यतिकरण या फिर परावर्तन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्यतिकरण। साबुन की फिल्म का रंगीन दिखना व्यतिकरण का कारण है। जब प्रकाश की किरणें साबुन के बुलबुले की पतली सतह से परावर्तित होती हैं तो ऊपरी और निचली सतहों से लौटने वाली प्रकाश तरंगे एक दूसरे से मिलकर व्यतिकरण पैदा करती हैं और इसी कारण हमें साबुन की फिल्म रंगीन दिखाई देती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश संरक्षण का नियम दिया है न्यूटन, फेराडे, बेंजामिन फ्रैंकलिन या फिर ओम। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत आवेश संरक्षण का नियम दिया है। आवेश संरक्षण का नियम है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित इसको किया जा सकता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हैं। हमारे ऑप्शन है लंबाई, क्षेत्रफल, तापमान या फिर ये सभी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। प्रतिरोध का फार्मूला है R = ρl/A। तो देखिए लंबाई, क्षेत्रफल पर ये और प्रताप पर भी ये निर्भर करता है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है? वोल्टेज बढ़ाने के लिए, धारा को कम करने के लिए, विद्युत के उसमें प्रभाव से उपकरण को बचाने के लिए या फिर प्रकाश देने के लिए। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी विद्युत के उसमें प्रभाव से उपकरण को बचाने के लिए सुरक्षा फ्यूज का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार का पूर्ण रूप है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड ऑब्जर्वेशन नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेटिंग या फिर साउंड नोटिफिकेशन एंड रेंजिंग। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोनार का पूर्ण रूप है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट है सार्वत्रिक गेट कौन सा है? एंड, ओ, नैंड या नोड या फिर नोट। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी NAND या नोर गेट। इसको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। देखिए ये लॉजिक गेट होते हैं और जो यूनिवर्सल गेट है उसके उपयोग उसको वो गेट ये वाले हैं जिनका उपयोग करके किसी भी अन्य लॉजिक गेट को बनाया जा सकता है। ये सब अलग अलग तरह के लॉजिक गेट हैं, एंड गेट, और गेट, नॉन गेट, नोट गेट और एक होता है यस गेट। इन गेटों के बारे में ज़रूर पढ़ लें, इनकी ट्रुथ टेबल पढ़ लें, क्योंकि ये गेटों के क्वेश्चन पिछले सालों के यूपी टेट में पूछे गए हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है जूल, वाट, न्यूटन या फिर वोल्ट। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्य का मात्रक है जूल। कार्य का मात्रक है जूल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग और वेग का अनुपात क्या कहलाता है? त्वरण, बल, द्रव्यमान या फिर ऊर्जा। तो हमारा आंसर है
देखिए हम देख लेते हैं संवेग यानी कि P और वेग का अनुपात। तो P मैं आपको बता चुकी हूँ, P इज इक्वल टू यानी कि संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग, और अपॉन वेग है, वेग से वेग कट जाता है तो बचता क्या है, m यानी कि द्रव्यमान। तो हमारा आंसर बैठता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि संवेग और वेग का अनुपात द्रव्यमान कहलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान होता है 0, 90, 45 या फिर 180 डिग्री। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ कि भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है और ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रत्यावर्ती धारा एसी की मुख्य विशेषता है, धारा हमेशा एक ही दिशा में बहती है, दिशा और परिमाण समय के साथ बदलते रहते हैं, परिमाण स्थिर रहता है, ये केवल बैटरी से प्राप्त होती है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी AC यानी कि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा और परिमाण समय के साथ बदलते रहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है, न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना, विखंडन की दर बढ़ाना, ऊष्मा को विद्युत में बदलना या फिर रेडियोधर्मिता रोकना। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना काम है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 1 कैलोरी ऊष्मा बराबर होती है 1 जूल, 4.18 जूल, 10 जूल या 418 जूल। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4.18 जूल। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है, हमारे ऑप्शन है लोहा, निकेल, ऑक्सीजन या फिर लकड़ी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑक्सीजन हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑक्सीजन क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय वो पदार्थ होते हैं जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की ओर कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं। तो आणविक स्तर पर ऑक्सीजन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसे अनुचुंबकीय बनाते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ पर आवेश आ जाता है, हमारे ऑप्शन है ऋण आवेश, धन आवेश, शून्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी धन आवेश। जब कांच की छड़ को रेशम से हम रगड़ते हैं तब जो है कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं, तो इसलिए कांच की छड़ पर धनावेश रह जाता है और रेशम पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विद्युत धारा को मापने का उपकरण है वोल्टमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर मैनोमीटर। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा को मापने का उपकरण होता है अमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त है प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाए, प्रकाश विरल से सघन में जाए, माध्यम समान घनत्व के हों या आपतन कोण शून्य हो। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तब होता है जब प्रकाश, ये एक महत्वपूर्ण शर्त है कि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। देखिए ये दो माध्यम है, ये हमने अभिलंब खींचा यहाँ पे, तो एक प्रकाश की किरण आ रही है और ये हमारा माध्यम कैसा है, सघन माध्यम है। और सघन से जब विरल में प्रकाश की किरण जाती है तो जो किरण है वो अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। देखिए ये अभिलंब से इतनी थी, अब थोड़ा ज़्यादा दूर हो गई, ये कोण बढ़ गया है। आपतन कोण से अपवर्तन कोण क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो जब हम बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, आप देखिए थोड़ा सा और बड़ा करेंगे तो ये और बढ़ेगा और बढ़ेगा, करते करते देखा एक कंडीशन आएगी 90 हो जाएगा। और फिर जब ये कोण 90 हो जाता है, थोड़ा सा भी आपतन कोण अगर बढ़ाते हैं तो ये जो किरण है जो दूसरे माध्यम में गई थी वो दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है और इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल लॉजिक गेट में 1 का अर्थ होता है कम वोल्टेज, उच्च वोल्टेज, कोई वोल्टेज नहीं या फिर त्रुटि। तो देखिए डिजिटल लॉजिक गेट में 1 का अर्थ होता है उच्च वोल्टेज यानी कि हाई। तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो लॉजिक गेट थे पिछले टॉपिक में भी मैंने बताए थे, पिछले क्वेश्चन में आया था, इसमें इनपुट और आउटपुट केवल दो चीज़ें होती हैं 0 और 1। तो हाई वोल्टेज 1 और जो लो वोल्टेज है वो 0। इसमें इनपुट और आउटपुट केवल इन्हीं दो
डिजिट में दिया जाता है, या तो 0 या फिर 1। और क्या इनपुट दिया और क्या आउटपुट निकला, ये हमारे अलग अलग गेट में अलग अलग होता है। और हर एक गेट की एक ट्रुथ टेबल होती है, उसके अकॉर्डिंग इनका इनपुट और आउटपुट हमें रखते हैं। ये बाइनरी नंबर होते हैं हमारे 0 और 1। डिजिटल सिस्टम में बाइनरी नंबर हैं। 0 का मतलब लो वोल्टेज और 1 का मतलब हाई वोल्टेज। और गेटों का ये गेट मुख्य रूप से ट्रांजिस्टर और डायोड जैसे सेमीकंडक्टर उपकरणों से बने हुए होते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो क्षमता क्या होगी? +5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, +2 डायोप्टर या फिर +5 0.5 डायोप्टर। तो देखिए, जब फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो क्षमता का फार्मूला होता है, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी है तो क्षमता का फार्मूला 100/f होता है। तो 100 और f थी 20 सेंटीमीटर, तो 20 पंजे 100 यानी कि 5 डायोप्टर हो गया इसकी क्षमता का मान, यानी कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए +5 डायोप्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? चाल बढ़ जाती है, चाल कम हो जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर चाल दुगनी हो जाती है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, जो गैसों में जो ध्वनि की चाल होती है उसका फार्मूला होता है V √Γ P/ρ। तो हमें लगता है इसे देख के, जहाँ पर P दाब है, ρ घनत्व है, तो हमें ये लगता है देख के कि ये P दाब इस फार्मूले में आया है, तो हो सकता है दाब पे डिपेंड करता हो, लेकिन नहीं, क्योंकि अगर दाब बढ़ता है तो बॉयल के नियम से PV = नियत रहता है, उसी के अकॉर्डिंग अगर दाब बढ़ेगा आयतन कम हो जाएगा, यानी कि घनत्व भी बढ़ जाएगा। तो दाब से घनत्व भी बढ़ जाएगा, P/ρ नियत रहेगा, इसलिए दाब का कोई प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किरचॉफ का दूसरा नियम आधारित है आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण या फिर कोणीय संवेग संरक्षण। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये लूप नियम भी कहलाता है। बंद लूप में विभव परिवर्तन का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो इसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। पहला नियम क्या था? आवेश संरक्षण था, और किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर। तो याद रखिएगा, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के। नैनो यानी कि 9, याद रखिएगा कि काफ़ी छोटा ये मीटर से होता है, तो इसलिए 10⁻⁹ मीटर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत शक्ति का SI मात्रक है जूल, वाट, वोल्ट या फिर एम्पियर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाट। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के अंदर चुंबक बल रेखाओं की दिशा क्या होती है? हमारे ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, चुंबक के आकार पर निर्भर करती है, चुंबक के अंदर नहीं होती है। तो देखिए, हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण से उत्तर। ये बात हुई है चुंबक के अंदर की। याद रखिएगा, जब भी कोई चुंबक है तो उसके बाहर जो चुंबकीय रेखाएं की दिशा होती है वो नॉर्थ से साउथ होती है, लेकिन जो चुंबक के अंदर की बात है तो वो साउथ से नॉर्थ होती है, और इस तरह से एक पूरा साइकिल बन जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी चालक का प्रतिरोध R लंबाई L के साथ कैसे बदलता है? R ∝ L, R ∝ 1/L, R ∝ L², या फिर कोई संबंध नहीं है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि R समानुपाती है L के। ये है हमारा इसका आंसर कि R समानुपाती है L के। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव का सूत्र है। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव का सूत्र है, हमारे आंसर हैं ऑप्शन नंबर ए है H = I²RT, IRT, I²R, या फिर H = BIT²। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो विद्युत धारा का जो उष्मा होती है, उत्पन्न उष्मा, वो होती है H = जूल का लॉ होता है, ये जूल का
ऊष्मीय नियम है, H = I²RT। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक परिपथ में प्रतिरोध R और विभवांतर B हो तो धारा I का मान होगा। ऑप्शन नंबर है I = V टाइम्स R, यानी कि V × R, I = R/B, I = V/R, या फिर I = B²/R। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि I = V/R। देखिए वही ओम का नियम है, R = था V/I, तो इसी तरह से जब I निकालेंगे तो इन दोनों की जगह बदल जाएगी, I = हो जाएगा V/R, और ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में क्या होता है? भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिक बनाते हैं, हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक बनाते हैं, केवल ऊर्जा निकलती है या कोई बदलाव नहीं है? तो हमारा आंसर है कि हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक बनाते हैं। नाभिक के संलयन में हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक बनाते हैं, और नाभिक के संलयन ही होता है सूर्य की ऊष्मा का कारण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, मीटर, डायोप्टर, सेंटीमीटर या फिर वाट? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकत्व का नमन कोण सबसे अधिक कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, कहीं भी सब जगह समान होता है मतलब, या फिर उपोष्ण कटिबंध पर? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है यूपी टेट में, सबसे अधिक कहाँ पे होता है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर, और कितना होता है? 90 डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है कांच में, जल में, निर्वात में या फिर हीरे में? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में। जो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है वो होता है निर्वात में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक की लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध आधा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, या फिर समान रहेगा? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी चालक की अगर लंबाई दोगुनी करते हैं तो उसका प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार की विशेषता होनी चाहिए उच्च गलनांक उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक निम्न प्रतिरोध, या फिर उच्च गलनांक निम्न प्रतिरोध? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्यूज तार की विशेषता होनी चाहिए निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? हमारे ऑप्शन है बैंगनी, नीला, लाल या फिर पीला। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर जो रंग होता है वो होता है लाल। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम याद करने के लिए अक्षर होता है विबग्योर, VIBGYOR। तो ये देखिए, और ये जो है नीचे से ऊपर का क्रम है, यानी कि नीचे से ऊपर सबसे ऊपर रेड है। इनमें इनका नाम देख लीजिए, V यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये हमारा नीचे से ऊपर का क्रम है। सबसे ऊपर का कलर रेड है और सबसे नीचे का कलर वायलेट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड गेट का आउटपुट 1 तभी होता है जब दोनों इनपुट 0 हो, कोई भी एक इनपुट 1 हो, दोनों इनपुट 1 हो, या फिर कोई इनपुट ना हो? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों इनपुट 1 हो तब हमारा एंड गेट का आउटपुट 1 होता है। देखिए एंड गेट की जो बूलियन इक्वेशन है वो y होती है a × b, और हमें पता है हमारे इनपुट इसमें 2 होते हैं, तो 0 0 अगर इनपुट होंगे तब भी आउटपुट क्या होगा? 0, क्योंकि 0 × 0, 0 × कितना होता है? 0। ऐसे ही अगर इनपुट हमारा 1 0 होगा तो 1 और 0 की मल्टीप्लाई भी 0 होगी, तब भी हमारा इनपुट कितना होगा? 0 होगा। और 0 1 होगा तब भी इनपुट कितना होगा? 0 होगा। लेकिन अगर दोनों इनपुट 1 है तो 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 होती है, तो इसलिए आउटपुट 1 तब होगा जब दोनों इनपुट क्या हो? 1 होंगे। तो ये एंड गेट की ट्रुथ टेबल भी हम याद रखेंगे कि इनपुट 0 0 तो आउटपुट 0, इनपुट 1 0 तब भी आउटपुट 0, इनपुट 0 1 है तब भी आउटपुट 0 है, और इनपुट जब दोनों में 1 1 है तब जाकर, जब दोनों इनपुट 1 1 है तब आउटपुट हमें 1 यहाँ पर मिलता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? हमारे ऑप्शन है पुतली, कार्निया, रेटिना या फिर आइरिस।
तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेटिना। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बनता है, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्वनि की गति किस पर निर्भर नहीं करती? माध्यम का घनत्व, माध्यम का तापमान, ध्वनि का आयाम या फिर माध्यम की प्रत्यास्थता? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि के आयाम पर ध्वनि की गति निर्भर नहीं करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 की पावर 3 जूल, 1000 जूल या फिर 100 जूल? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो समांतर ताराओं में धारा एक ही दिशा में बहने पर वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, कोई बल नहीं लगेगा या फिर घूम जाते हैं। तो देखिए, जब दो तार हैं और उनमें एक ही दिशा में धारा बह रही है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर है। और अगर विपरीत दिशा में धारा है, यानी कि अगर एक में धारा ऊपर है और एक में धारा इस तरह से नीचे है, ये I1 I2 है, तो इनके बीच में बल लगेगा प्रतिकर्षण का। क्योंकि होता क्या है, जब किसी भी तार में धारा प्रवाहित करी जाती है तो उस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जब दो तार हैं तो दोनों से चुंबकीय क्षेत्र हुआ और इनकी पारस्परिक क्रिया से तारों पर एक दूसरे की ओर खिंचाव बल लगता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में कार्य शून्य कब होता है? हमारे आंसर है, और जब विस्थापन बल की दिशा में हो, जब बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण हो, जब बल कार्य कर रहा हो या फिर जब वेग स्थिर हो। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 0 हो तो कार्य हमारा कितना होता है? 0 होता है। कार्य का फार्मूला हमारा होता है Fs कोस थीटा, यानी कि F बल, S दूरी, जितना विस्थापन हुआ, और कोस थीटा। तो जब कोस 90 होगा तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, और ये इस तरह से W बराबर Fs और कोस 90 का मान 0, तो पूरा का पूरा कार्य क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इस स्थिति में जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ का पहला नियम आधारित है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। किरचॉफ का पहला नियम आधारित है हमारा आवेश संरक्षण पर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? हमारे ऑप्शन है R = V × I, R = V / I, R = I/B, R = V/2/I। तो हमारा इसका आंसर वही तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, यानी कि वही ओम का नियम R = V/I, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतिआवर्ती धारा की आवृत्ति भारत में कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज या फिर 0 हर्ट्ज? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50 हर्ट्ज। जो हमारे भारत में जो लाइट आती है घरों में हमारे, उसकी आवृत्ति हमेशा 50 हर्ट्ज होती है, यानी कि इस 50 हर्ट्ज का मतलब है कि धारा 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदल लेती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है सोनोग्राफी में, धातुओं में दरार खोजने में, कीटाणुओं को नष्ट करने में या फिर उपरोक्त सभी में? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग इन सभी क्षेत्रों में होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चुंबक के समान ध्रुव क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, कोई बल नहीं लगता, या फिर आपस में जुड़ जाते हैं? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक के जो समान ध्रुव हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी कि दूर हटाते हैं एक दूसरे को, और अगर अलग अलग ध्रुव होंगे यानी कि नॉर्थ और साउथ होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेंस का सूत्र क्या होता है? हमारे ऑप्शन है 1/f = 1/b - 1/u, 1/f = 1/b + 1/u, 1/f = 1/u - 1/b, और f = v - u। तो हमारा इसका आंसर है, लेंस के लिए जो सूत्र होता है वो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है, 1/f = 1/v - 1/u। पीछे एक क्वेश्चन आ चुका था दर्पण के लिए, तो दर्पण के लिए सूत्र होता था 1/f = 1/b + 1/u, और लेंस के लिए यहाँ माइनस लग गया है, तो विशेष रूप से इन दोनों को ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आकाश का रंग लाल क्यों दिखता है सूर्योदय के समय? प्रकीर्णन कम होता है, प्रकीर्णन के कारण लाल प्रकाश अधिक पहुंचता है, अपवर्तन के कारण या फिर परावर्तन के कारण? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
प्रकीर्णन के कारण लाल प्रकाश अधिक पहुंचता है। तो देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के पास होता है, जिससे सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल की एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और इस दौरान नीले और बैंगनी जैसे कम तरंगदैर्ध्य वाले रंग हवा के कणों द्वारा पूरी तरह प्रकीर्णित हो जाते हैं और लाल रंग तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक इसका होता है, सबसे कम प्रकीर्णित होता है और ये हमारी आंखों तक अधिक मात्रा में पहुंच जाता है और इसीलिए सूर्योदय के समय आकाश हमें लाल रंग का दिखाई देता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत मोटर रूपांतरित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक को विद्युत में, रासायनिक को विद्युत में या फिर प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा रंग स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे होता है, लाल, हरा, बैंगनी या फिर पीला। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैंगनी रंग सबसे नीचे स्पेक्ट्रम में होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्य का मात्रक जूल किसके बराबर है, न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, वाट प्रति सेकेंड या फिर वोल्ट एम्पियर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन मीटर, क्योंकि कार्य का फार्मूला होता है बल गुणा विस्थापन, तो बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मीटर, इसलिए कार्य का मात्रक जिसे जूल कहते हैं वो हुआ न्यूटन गुणा मीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चुंबक की शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है, मध्य में, ध्रुवों पर, सतह पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर चुंबक की शक्ति सबसे अधिक होती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो प्रतिरोध R1 और R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनका प्रतिरोध कितना होता है। तो मैं ऊपर भी इस क्वेश्चन को बता चुकी थी पिछले क्वेश्चन के रेफरेंस में कि श्रेणी क्रम में जब जोड़े जाते हैं दो या दो से ज़्यादा प्रतिरोध तो उनका जो कुल प्रतिरोध होता है वो सबका योग हो जाता है, यानी कि R होगा R1 प्लस R2, ये जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उन सबको जोड़ लेंगे, यानी कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध सबके योग के बराबर होता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, R1 प्लस R2। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में किसका उपयोग मंदक के रूप में होता है। हमारे ऑप्शन है ग्रेफाइट, भारी जल, ए और बी दोनों या फिर लोहा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नाभिकीय विखंडन में ग्रेफाइट और भारी जल दोनों को ही मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746, 500, 1000 या फिर 700 वाट। तो हमारा आंसर है एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा उपकरण वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के काम आता है, ट्रांसफार्मर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर वोल्ट मीटर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के काम में आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में कौन सी भौतिक राशि समान रहती है, विभवांतर, विद्युत धारा, प्रतिरोध या फिर शक्ति। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी क्रम में कोई भी सर्किट है वहाँ पे श्रेणी क्रम में सीरीज में जो है अगर जुड़े हुए हैं कई सारी चीज़ें तो उसमें विद्युत धारा सब में क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिस धारा में बदलने वाले उपकरण को कहते हैं, इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर या फिर फिल्टर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसी को डीसी में बदलने वाला जो उपकरण है वो रेक्टिफायर कहलाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब से दूर हटती है, सीधी निकल जाती है या फिर परावर्तित हो जाती है। तो हमारा आंसर है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसका उल्टा भी ध्यान रखिएगा कि अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाए तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। दोनों ही बातें आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो अवतल लेंस द्वारा बनाया प्रतिबिंब हमेशा होता है वास्तविक, उल्टा, आभासी, सीधा, वस्तु के आकार के बराबर या फिर आवर्धित। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधा। अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया, माइकल फेराडे, जेम्स वाट, एडिसन या फिर न्यूटन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत माइकल फेराडे ने दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या होता है, बाहर से अंदर, विबग्योर, ये या फिर ये। तो देखिए बाहर से अंदर की बात इसमें कही गई है, यानी कि ये बात हुई है हमारी ऊपर से नीचे की, बाहर से अंदर, या फिर इसको हम समझें
जबकि ऊपर से नीचे। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी ये, क्योंकि विबग्योर मैं ऊपर बता चुकी हूँ वो नीचे से ऊपर का होता है, तो ये ऊपर से नीचे या बाहर से अंदर का हो गया। ये विबग्योर उल्टा करके लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इन क्रम को बहुत ध्यान रखिएगा, ये आए हुए क्वेश्चन हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाणु की संरचना की खोज किसने की? जे थॉमसन, नील्स बोर, रदरफोर्ड या फिर जॉन डाल्टन? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना की खोज की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौर सेल किस ऊर्जा को किस में बदलते हैं? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में, ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक में, या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल बदलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है हर्ट्ज, मीटर प्रति सेकंड, डेसिबल या फिर वाट? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर दुगना करने पर धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमारा आंसर है ऑप्शन है आधी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, चारगुनी हो जाएगी, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुगनी हो जाएगी। किसी चालक के सिरों के बीच अगर विभवांतर दुगना होगा तो उसकी धारा भी क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी, क्योंकि फार्मूला है V=IR, R यहाँ पे नियत है, तो इसलिए B समानुपाती हो जाता है किसके? I के। तो अगर B दुगना होगा तो I भी क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x1 लंबाई की वस्तु का उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब x2 लंबाई का है तो क्या होगा? x1 छोटा होगा x2 से, x1 बराबर होगा x2 के, x1 बड़ा होगा x2 से, या फिर x1 छोटा होगा x2 से? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, x1 बड़ा होगा x2 से, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु से क्या रहता है? छोटा रहता है। तो इसलिए प्रतिबिंब जो x2 है वो वस्तु से बड़ा, वस्तु की लंबाई ज़्यादा होगी, तो इसलिए x1 बड़ा होगा x2 से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नैनोमीटर का किसके बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर के, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक लोह चुंबकीय है? हमारे ऑप्शन है निकेल, लकड़ी, सोना या फिर मैग्नीज। तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निकेल लोह चुंबकीय है। लोह चुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं और स्थायी चुंबक ही बन जाते हैं। अब बाकी ऑप्शनों की बात कर लेते हैं। लकड़ी जो है वो हमारी अचुंबकीय है, सोना प्रतिचुंबकीय है और मैग्नीज अनुचुंबकीय है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्वनि की चाल अधिकतम है जल में, निर्वात में, वायु में या फिर इस्पात में? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इस्पात में। ध्वनि की चाल इस्पात में सबसे ज़्यादा है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, कई बार ऑप्शन आते हैं ठोस, द्रव और गैस में, तो ठोस, द्रव और गैस में ध्वनि की सबसे ज़्यादा चाल ठोसों में होती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 60 डिग्री। समतल दर्पण पर अगर आपतित किरण 60 का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण भी उतने का ही कोण बनाएगी, क्योंकि समतल दर्पण के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब समतल दर्पण पर कोई किरण इस तरह से आती है तो जो इतना कोण आपतन होता है उतना ही कोण परावर्तन का होता है, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है? हमारे ऑप्शन है पेट्रोलियम, भूजल, प्राकृतिक गैस या फिर कोयला। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूजल। इनमें से भूजल हमारा नवीकरणीय संसाधन है, बाकी सब चीज़ें समाप्त हो जा रही हैं, क्योंकि ये चक्र चलता रहता है भूजल का, इसलिए वो नवीकरणीय संसाधन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी p²m, p²/m, mp या फिर p²/2m। तो संवेग p है और गतिज ऊर्जा पूछी गई है। तो संवेग हम जानते हैं, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। यहाँ से हम इसका v निकाल लेंगे, v हो जाएगा p/m। और इसके बाद हमसे पूछी गई है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, गतिज ऊर्जा के बराबर होती है 1/2 mv²। तो 1/2 m और v² की जगह वैल्यू रख देंगे
देखिए v की वैल्यू आई थी p अपॉन m, तो इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, एक m का स्क्वायर इस m से कट जाएगा, बचेगा कितना p स्क्वायर अपॉन 2m, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर पर सेकेंड वेग से पूर्व दिशा में गतिमान है, 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो उसका अंतिम वेग क्या होगा। तो देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमारी टेट की परीक्षाओं में आ रहे हुए हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ ही है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। एक पिंड है जो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से पूर्व दिशा में गतिमान है। कितना वेग है इसका? 10 मीटर पर सेकंड, और ये ईस्ट डायरेक्शन में गतिमान है। और ये कह रहे हैं इस पर 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में हमने लगाया, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में, और कितने सेकंड तक लगाया? 2 सेकंड तक लगाया। तो इसका अंतिम वेग पूछा, यानी कि शुरू में इसका जो वेग था वो पूर्व साइड की तरफ 10 मीटर पर सेकंड का वेग है। उसके बाद क्या हुआ? 2 सेकंड तक इसमें नॉर्थ दिशा में 10 न्यूटन का बल हमने लगा दिया है। तो जब हमने बल लगाया तो उसका वेग ऊपर को भी होगा। अब ऊपर की ओर वेग कितना होगा पहले हम वो निकाल लेंगे। पूर्व दिशा में 10 मीटर पर सेकंड है, तो ऊपर की दिशा में शुरू में वेग कोई नहीं है, u बराबर 0 है। तो हम गति का हमने पहला समीकरण पढ़ा था, v = u + at। u 0 है तो 2 सेकंड में कितना वेग प्राप्त कर लेगा? 80। अब a हमें नहीं पता, लेकिन हमें बल पता है, और हमें पता है F बराबर किसके होता है? F बराबर होता है ma के। तो यहाँ से हम a निकाल लेंगे, a बराबर हो जाएगा F अपॉन m। F हमारा 10 न्यूटन है और m हमारा कितना है? 2 किलोग्राम है। तो यानी कि a = आ जाएगा F बटे m, F 10 और m 2, तो कितना आ गया? ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का a आ गया। और जब a 5 आया तो v कितना हो जाएगा? a 5 और 2 सेकंड तक लगा था, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वेग ही इसका किधर हो गया? नॉर्थ में हो गया। पूर्व में भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वेग है और ईस्ट में भी। तो इसका जो रिजल्टेंट वेग है उसका फार्मूला हो जाएगा b = क्योंकि दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो फार्मूला हो जाएगा b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। b1 भी 10 था तो 10 का स्क्वायर 100 + 100 यानी कि हो गए 200। और जब हम 200 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 × 100, तो 100 से हो जाएगा 10 और 10 √2, तो 10 √2 मीटर प्रति सेकंड होगा इसका आंसर। अब दिशा पूछी है, तो दिशा में क्या होगा? ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, तो जो रिजल्टेंट दिशा आएगी tan थीटा बराबर निकालते हैं, तो वो हमारी आ जाएगी, ये जब निकालेंगे 10/10 तो यानी कि मान आएगा 1। जब 1 आएगा तो tan थीटा = 1, तो tan में वैल्यू 1 की होती है tan 45 की, इसलिए 45 का कोण यानी कि ये वाली डायरेक्शन बैठेगी हमारी। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 10√2 मीटर प्रति सेकेंड पूर्व से 45 डिग्री उत्तर की तरफ को ये वाली डायरेक्शन हमारी आ गई है। तो इसको ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है, तो केल्विन स्केल पर ताप परिवर्तन कितना होगा? तो देखिए याद रखेंगे हम कि केल्विन पैमाने पर जो हमारा ये निकाय का जो ताप है 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, केल्विन हमें बनाना हो किसी भी सेंटीग्रेड के ताप को तो सेंटीग्रेड में हम 273 जोड़ देते हैं, हमारा केल्विन बन जाता है, लेकिन इकाइयाँ इसमें बराबर रहती हैं। तो अगर ताप में परिवर्तन 50 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है तो केल्विन स्केल पर जो परिवर्तन होगा वो भी 50 केल्विन का ही होगा। तो इसलिए इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका हमारा आंसर है 50 केल्विन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ओम 2 ओम 3 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य प्रतिरोध होगा। हमारे ऑप्शन है 6/11 ओम, 11/6 ओम, 6/6 ओम या फिर 1/6 ओम। तो देखिए समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला मैं बीच में बता चुकी हूँ कि अगर तुल्य प्रतिरोध R है तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यहाँ वैल्यू 1, 2 और 3 है, तो 1/1 + 1/2 + 1/3, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6, 1 6 6 6, यहाँ पर 2 3 6 तो 3, और यहाँ 3 दूनी 6 तो 1 दूनी 2, तो 6 और 3 9 और 2 11/6। यहाँ पे हमारा आया 1/R का मान, तो R बराबर हो जाएगा 6/11, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है वायु से जल में, वायु से कांच में, जल से कांच में या फिर कांच से जल में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
कांच से जल में, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए जो आवश्यक शर्त थी वो ये थी कि जो प्रकाश है हमारा वो सघन से विरल में जाना चाहिए। तो यह कांच सघन माध्यम है और जल विरल माध्यम है, तो इसलिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन इनमें से इसी स्थिति में संभव है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध R वाले तार के सिरों पर नियत विभवांतर रखने पर उत्पन्न ऊष्मा समानुपाती होती है। हमारे ऑप्शन है R1/√R, 1/R या फिर R²। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/R के समानुपाती होता है V। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है F = 5I + 3J न्यूटन विस्थापन या इक्वल टू हो गया 2I - J मीटर, तो कुल कार्य कितना होगा। तो देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल भी हमारा ये आया हुआ ही क्वेश्चन है, तो ये आपको शायद याद आ ही गए हों कि 11th में इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे। ये I J के क्या हैं, ये x y और z की दिशा में एकांक क्या हैं, सदिश राशियां हैं जिनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है और ये केवल दिशा को दिखाने के लिए निरूपित किया जाता है। तो कुल कार्य का जो फार्मूला था W = क्या था, इनका जो था अदिश गुणनफल था डॉट प्रोडक्ट, यानी कि जो कार्य है W = F.S आया है। तो F का मान है 5I + 3J और डॉट प्रोडक्ट करना है S से, S का मान है 2I - J। तो डॉट प्रोडक्ट अगर आपको याद हो कि I का केवल I क्या होता है 1 होता है, और I.J क्या रहेगा, जब I की J से करेंगे तो वो 0 हो जाता है, J की I से करेंगे वो भी 0 हो जाएगा, J की J से बनाएगा। तो जब I की I से करेंगे तो ये 5I और 2I यानी कि 10 आएगा, इसका मान कितना आएगा 10, 5 दूनी 10, और I की वैल्यू तो 1 होती है, I² 1 हो गया। फिर 3 की -1 से करेंगे तो -3 आएगा, तो यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 7 जूल। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है 7 जूल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। हमारे ऑप्शन है बैंगनी, नीला, लाल या फिर पीला। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामान्य ताप और दाब पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है, यदि दाब 4 गुना हो जाए तो चाल कितनी होगी। हमारे ऑप्शन है 166 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, 664 मीटर प्रति सेकंड या फिर 1328 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 332 मीटर प्रति सेकंड। मैं पहले भी पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि समान ताप दाब पर अगर दाब बढ़ा दिया जाता है तो उस पर ध्वनि की चाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग घनत्व भी उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5-10 माइक्रोफैराड संधारित्र वाले दिए गए परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य धारिता होगी। हमारे ऑप्शन है 40 माइक्रोफैराड, 30 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड या फिर 10 माइक्रोफैराड। तो देखिए इसका चित्र यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, ध्यान रखिएगा। एक सर्किट यहाँ हमारा बना हुआ है, बैटरी लगी हुई है और इसमें हमारे इस तरह से 5 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। एक ये आया पहला, फिर दूसरा ये इस तरह से आया, तीसरा ये इस तरह बीच में लगा हुआ है, और ये चौथा ये आया, और 5वां ये लगा हुआ है, और ये सर्किट इस तरह से बैटरी से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये बैटरी लगी हुई है इसमें। अब देखिए ये जो संधारित्र हैं ये C1, C2, C3, C4 सबके सब क्या हैं, 10 माइक्रोफैराड के हैं। तो ये कहीं भी आप देखिए जब 10 माइक्रोफैराड के तो इसका और इसका अनुपात यानी कि C1/C2 10/10 कितना हुआ, 1 हुआ। ऐसे ही C3/C4 1 हुआ। तो जब ये स्थिति ऐसी हो जाए कि एक ब्रिज बन रहा है ये कि इसका अनुपात दोनों का बराबर हो, तो ये जो बीच वाला संधारित्र हमारा लगा हुआ है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, केवल हम चारों का तुल्य धारिता हम निकाल लेंगे। तो अब देखिए इनमें आप देखिए C1 और C2 जो हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ऐसे ही C3 और C4 भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और बाद में मान लीजिए इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध C' आता है, इनका C" आता है, जो टोटल प्रतिरोध आएगा वो ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो हम निकाल लेंगे। तो धारिताओं का तुल्य धारिता निकालना और तुल्य प्रतिरोध निकालना दोनों बिल्कुल क्या थी, एक दूसरे की अपोजिट मान था। श्रेणी क्रम में हमारा प्रतिरोध जोड़ के आता था और समांतर क्रम में 1/R = 1/R1 + 1/R2 आया था। यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा कि श्रेणी क्रम में जो आएगा
जैसे C1 और C2 श्रेणी क्रम में है, तो इनकी जो तुल्य धारिता आएगी वो आएगी 1/C' इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, यानी कि 1/10 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा 2/10, यानी कि C' का माना जाएगा 5 माइक्रोफेरेड। तो ऊपर वालों का 5 माइक्रोफेरेड, इसी तरह इनका भी 5 माइक्रोफेरेड, और फिर जब दोनों कुल मिला के समांतर में है और समांतर में इसमें जुड़ता है तो टोटल जो इसकी तुल्य धारिता आएगी वो आएगी ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर है, यानी कि 10 माइक्रोफेरेड। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी सदिश ए का परिमाण 10 सेंटीमीटर और दिशा उत्तर है तो -2a का परिमाण और दिशा बताइए। तो देखिए सदिश ए उत्तर दिशा में है और इसका परिणाम यानी कि वेक्टर ए हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर और दिशा इसकी उत्तर है, तो -2a, यानी कि अगर ये वेक्टर a है 10 सेंटीमीटर इसका परिमाण है तो 2a जो है वो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, साउथ हो जाएगी, और परिमाण इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 10 की जगह क्या हो जाएगा 20, तो 20 सेंटीमीटर दक्षिण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेशित कण Q वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B की बल रेखाओं के समांतर गतिमान है तो बल कितना होगा। तो देखिए जो बल है उसका हमारा फार्मूला होता है F बराबर QBB साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है समांतर, यानी कि थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, और साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो इसलिए पूरा का पूरा बल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखीय क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक का अनुपात है। हमारे ऑप्शन है 1:2:3, 2:3:1, 3:1:2 या 1:3:2। तो हमारा आंसर इसका बैठता है क्षेत्रीय प्रसार, रेखीय प्रसार और आयतन प्रसार, यानी कि अल्फा, बीटा और गामा से इनको दिखाते हैं और इनका अनुपात 1:2:3 के बराबर होता है। बीटा भी बराबर होता है 2 अल्फा के और गामा होता है 3 अल्फा के, तो इस तरह से तीनों का अनुपात 1:2:3 के बराबर आता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होता है सदैव वास्तविक, सदैव आभासी, सदैव उल्टा या सदैव वस्तु से बड़ा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी सदैव आभासी। ये मैं पीछे भी बता चुकी हूँ। तो ये हमारी वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि जितने भी यूपी टेट में परीक्षा में अब तक के आए हुए प्रश्न हैं और भौतिक विज्ञान से जो आए हैं, पिछली वीडियो मैंने बनाई है और एक ये बनाई है, दोनों ही वीडियो में लगभग सारा कुछ मैंने कवर किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।